Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो जैसा कि आप जानते हो कि DSSB का 2022 का PRT स्पेशल सीरीज़ हम लोग का चल रहा था, जिसके अंदर आपको मंडे टू फ्राइडे यानी कि MWF में आपको क्लासेस मिल रही थी। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इस दौरान। इसके अलावा ये जो साइकोलॉजी सीरीज़ है आपकी KVS में भी हेल्प करेगा और CTET की CDB सेक्शन में भी हेल्प करेगा। और आपको पता है कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू कर चुके थे, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में मेनली हम लोगों को आज जो थ्योरी पढ़नी है वो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, या फिर हम इसे साइको डायनामिक भी कह सकते हैं, राइट। और ये दो पार्ट्स में आएगा, यानी कि ये पार्ट 1 है, सिगमंड फ्रॉइड है इसके प्रतिपादक आप कह सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। तो अब है साइकोडायनामिक अप्रोच। तो ये जो साइकोडायनामिक अप्रोच है बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू सिगमंड फ्रॉइड। तो ये सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड है। अब जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो साइकोडायनामिक अप्रोच से बिलोंग करते, ये चीज़ हमने पहले ही देख ली थी जब हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, अपने थ्योरीज़ का टॉपिक कर रहे थे कि मतलब साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज़ या स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं। तो उसके अंदर हमने साइकोडायनामिक अप्रोच पढ़ लिया था। अब है कि ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी इंसान ने पूरी दुनिया को मतलब हिला के रख दिया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है। और वो चीज़ हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ हाईली पॉपुलर अप्रोच टू स्टडिंग पर्सनालिटी। अगर आपको पहली चीज़ किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को पढ़ना है तो ये अप्रोच काम करेगी, ठीक है। अगर किसी की भी पर्सनालिटी को आपने समझना है, पढ़ना है, तो ये अप्रोच काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दूसरा, काफ़ी ज़्यादा काम करेगी किसी की पर्सनालिटी को समझने के लिए। दिस व्यू, यहाँ पे लिखा है जैसे दिस व्यू ओज लार्जली टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। और ये पूरा हो सका, मतलब आप किसी की पर्सनालिटी को पढ़ रहे हो कि वो इंसान जो है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो ये किसकी वजह से हो पाया? सिगमंड फ्रॉइड की वजह से हो पाया। ये कौन थे? सो ही वॉज अ फिजिशियन। ये एक फिजिशियन थे, लेकिन हम इनको न्यूरोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते थे बेसिकली। और इन्होंने ना एज अ न्यूरोलॉजिस्ट इन्होंने कुछ चीज़ों को डिवाइस किया कि इंसान जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब उसके दिमाग में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलता रहता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। सो ही वॉज अ फिजिशियन एंड डेवलप दिस थ्योरी इन द कोर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल प्रैक्टिस का मतलब है कि अगर किसी इंसान को कोई भी परेशानी है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, कोई भी उसको मेंटल अगर इलनेस है, जैसे कोई भी मेंटल इलनेस अगर उस इंसान को है, तो फिर आपको डायग्नोस किया जा सकता है। तो इसमें इसमें क्या है? डायग्नोस्टिक उस इस्तेमाल किया जाता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस का मतलब है डायग्नोस किया जाता है उस पर्टिकुलर इंसान को। तो सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी को समझने के लिए साइकोडायनामिक अप्रोच को बनाया। ये एक फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट दोनों थे, और इन्होंने अपनी थ्योरी को बनाया जब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि जब वो डायग्नोस कर रहे थे कि इंसान को क्या क्या मतलब मेंटल प्रॉब्लम है। अर्ली इन हिज करियर ही यूज्ड हिप्नोसिस। ये हिप्नोसिस वर्ड हमने बहुत पहले भी समझा होगा, पढ़ा होगा कि हिप्नोसिस का मतलब होता है किसी को हिप्नोटाइज करके उससे जवाब को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। सो यहाँ लिखा है अपने करियर की शुरुआत में वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते थे। सो हिप्नोसिस क्या है? जिसके अंदर आप इंसान को ना हिप मतलब हिप्नोसाइज कर लेते हैं। हिप्नोटिक एक होता है ना, तो हिप्नोसाइज करते हैं उसको टू ट्रीट पीपल विद फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। मतलब इंसान जो है वो आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी फिजिकल हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई इवेंट हो जो उसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसको दुख मिला हो उससे, वो हिप्नोसिस करके वो इंसान आपको वो चीज़ बता देगा। तो अपने करियर की शुरुआत में पहली चीज़ तो वो एक फिजिशियन थे, तो इसलिए वो ऐसा हिप्नोटिक जो भी ये है एक तरीका है हिप्नोसिस वो कर पाए। तो अपने करियर में उन्होंने हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया ताकि वो लोगों की इमोशनल प्रॉब्लम को और फिजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट कर सके। ही नोटेड दैट मैनी ऑफ हिज पेशेंट्स नीडेड टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेशेंट्स हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। सो उन्होंने नोट किया कि उसके बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो बात करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, एंड हैविंग टॉक्ड अबाउट देम, मतलब अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं। और अगर वो बात कर लेते हैं किसी से अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो दे ऑफन फेल्ट बेटर, उन्हें अच्छा फील होता है। तो फ्रॉइड ने यही
यूज़ किया जिसे हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है बातचीत करना। सो फ्री एसोसिएशन मीन्स अ मेथड in which a person is asked to openly share all the thoughts, feelings and ideas that come to his or her mind। तो हिप्नोसिस क्या, सॉरी, फ्री एसोसिएशन क्या होता है? सो फ्री एसोसिएशन एक तरीका है, एक मेथड है जिसमें एक पर्सन को कहा जाता है कि तुम अपने थॉट्स को, जो तुम्हारे अंदर विचार हैं, जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं, तुम्हारे जो भी आइडियाज़ हैं, वो तुम्हारे मन में कुछ भी आता है वो सब बता दो। इसके अंदर ड्रीम एनालिसिस करा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके के सपने आते हैं, आपके सपनों का क्या मतलब है, क्या अर्थ है उनका। एंड एनालिसिस ऑफ एरर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। और इससे हम इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या पर्सनालिटी है, ये हम समझ पाएंगे। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने इस चीज़ को पढ़ा कि जो आपका साइकोडायनामिक अप्रोच है, ये एक तो पर्सनालिटी को पढ़ने का काम करती है कि एक इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, उसको समझने का काम करती है। जिसको किसने शुरू किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने शुरू किया था। वो भी कब? जब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते थे, यानी कि जब वो लोगों के मेंटल इलनेस को, तो जब वो लोगों की मेंटल इलनेस को क्या करते थे? डायग्नोस करते थे। उस दौरान उन्होंने इस साइकोडायनामिक अप्रोच की शुरुआत की, क्योंकि वो एक फिजिशियन भी थे, साथ में वो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, राइट। अपने करियर में वो पहले हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते थे, सो दैट लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, वो लोग बता सकें। उन्होंने नोट किया कि उनके पेशेंट्स बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि उन्हें अच्छा फील हो। तो जो सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने फ्री एसोसिएशन का इस्तेमाल किया। एंड फ्री एसोसिएशन एक मेथड है, फ्री एसोसिएशन एक मेथड है जिसके अंदर एक पर्सन अपने जो भी थॉट्स होते हैं, अपने जो भी फीलिंग्स होती है, आइडियाज़ होते हैं, उनको शेयर करता है। इसके अंदर उन्होंने ड्रीम एनालिसिस किया, प्लस सिगमंड फ्रॉइड ने कोशिश करी कि हम एरर को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ, कि एक इंसान मतलब एरर्स को एनालिसिस कर पाएँ। तो ये था साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में छोटा सा पॉइंट। अब आता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने ना पूरा पूरा क्यों साइकोलॉजी को हिला के क्यों रख दिया? क्योंकि वो नई चीज़ें लेकर आए। अब उन्होंने ना कॉन्शियसनेस की बात करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो 3 लेवल्स पे काम करता है। किस में काम करता है? 3 लेवल्स पे काम करता है। सो फ्रॉइड्स थ्योरी कंसीडर्स द ह्यूमन माइंड हैज़ 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो हमारा दिमाग है उसमें 3 लेवल है कॉन्शियसनेस के। पहले लेवल को हम कहते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब हिंदी में भी मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है चेतन, ठीक है। चेतना या चेतन का मतलब होता है जब आप उठे हुए होते हो, जब आप जगे हुए होते हो, जब आप उठी हुई अवस्था में होते हो। सो द फर्स्ट लेवल इज कॉन्शियस। तो ये चेतन अवस्था होती है जब हम उठे होते हैं। सो विच इंक्लूड्स द थॉट, फीलिंग्स, एक्शन ऑफ विच पीपल आर अवेयर। अब देखो, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, मैं अपने थॉट्स हैं या जो मैंने समझा है, जो मैंने पढ़ा है, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो द फर्स्ट लेवल, तो ये कौन सा लेवल है मेरा? ये कॉन्शियस लेवल है, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ, मैं चेतन अवस्था में हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर कर रही हूँ, मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, एक्शन कर रही हूँ ऑफ विच पीपल आर अवेयर, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये क्या है? ये कॉन्शियस है, कि जब आप कॉन्शियस होते हो, जब आप उठे होते हो, जब आप चेतन अवस्था में होते हो। फिर आता है सेकेंड लेवल, जिसे हम कहते हैं प्री कॉन्शियस। अब देखो, प्री कॉन्शियस का मतलब है, यानी कि प्री कॉन्शियस का मतलब है कॉन्शियस होने से पहले। यानी कि जैसे मान लो कि कोई इंसान है, वो सो रहा था, तो वो इंसान सो रहा था, तो जब वो उठा होगा तो उससे पहले वो प्री कॉन्शियस हुआ होगा, मतलब उठने से पहले की अवस्था। विच इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी। तो प्री कॉन्शियस के अंदर, या इसको हम सब कॉन्शियस भी कह देते हैं, इसको हम सब कॉन्शियस भी कह देते हैं। तो इसके अंदर कुछ मेंटल एक्टिविटी होती है ऑफ विच पीपल मे बिकम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। यानी कि एक होता है कॉन्शियस लेवल, जिसके बारे में आप पूरी तरीके से अवेयर होते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप अपने एक्शंस को समझ पाते हो, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स को आप समझ लेते हो। लेकिन सेकेंड लेवल आता है जिसे हम कहते हैं प्री कॉन्शियस। एंड प्री कॉन्शियस का मतलब है कि उठने से पहले का वक्त, जिसके बारे में लोगों को पता तो होता है, बट उतना पता नहीं होता। यानी कि उनको पता चल सकता है कब? जब वो इसको क्लोजली अटेंड करें। सो यहाँ यहाँ तो साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि इसमें थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है, एक्शंस होते हैं, जिनके बारे में लोग अवेयर होते हैं। लेकिन
ये एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी होती है ऑफ विच पीपल मे बिकम अवेयर, जिसमें लोग अवेयर हो सकते हैं अगर वो इसको क्लोजली समझें। फिर आता है थर्ड लेवल, दैट इज़ अनकॉन्शियस, जिसके बारे में हमें कभी भी कुछ नहीं पता होता। सो द थर्ड लेवल इज़ अनकॉन्शियस विच इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ। तो हमारा जो माइंड है वो तीन तीन लेवल पे काम करता है। पहला कॉन्शियस, जिसमें हम पूरी तरीके से कॉन्शियस होते हैं अपने आप को लेकर, हमें सब पता होता है कि हमारे क्या थॉट है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या फीलिंग्स है, हमारे क्या एक्शंस हैं, हम सब जानते हैं। प्री कॉन्शियस में हम जान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे, लेकिन आपको इसमें अपने आप को थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, बट इसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन अनकॉन्शियस एक थर्ड लेवल होता है विच इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ। तो अनकॉन्शियस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। अब यहाँ लिखा है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, द अनकॉन्शियस इज़ अ रेजिवियर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स। अब देखो, ये एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ बताई इन्होंने कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो, उसके अंदर ना वो रेजिवियर होता है। रेजिवियर को हिंदी में कहते हैं जलाशय, जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तो अनकॉन्शियस, हमारा जो अनकॉन्शियस होता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पहली बात तो जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और उसके अंदर इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स होती है या एनिमल ड्राइव होती है, मतलब जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, हमें भी नहीं पता होता, अजीब सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। मतलब हमारे कुछ इमोशंस होते हैं जो हमने कभी पहले दबा दिए होंगे, रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, इंस्टिंक्टिव या एनिमल ड्राइव्स होती है। इट ऑल्सो स्टोर ऑल आइडियाज़, मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, वो क्या स्टोर करता है, सारे आइडियाज़ स्टोर करता है, हमारी सारी विशेस स्टोर करता है जो हम चाहते हैं, दैट आर कंसील्ड फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस परहैप्स बिकॉज दे लीड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब है कि हम जब उठे थे, हम जब जगे होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं, बट हम वो कर नहीं पाते। तो वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। तो अनकॉन्शियस में क्या स्टोर है, हमारे आइडियाज स्टोर हैं जो हम चाहते हैं, हमारी विशेस स्टोर हैं। विशेस का मतलब है कि जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, तो हमारी इच्छाएं स्टोर हैं, पर हम वो कर ही नहीं पाए, अभी तक भी कर नहीं पाए उस चीज़ को, तो वो स्टोर्ड है। Most of these arise from sexual desire which cannot be expressed openly, therefore are repressed। अब ऐसा कहा जा रहा है, देखो ये सिगमंड फ्रॉइड के शब्द हैं, वो कह रहे कि हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस में कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, कुछ लैंगिक इच्छाएं होती हैं, कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड ओपनली, मतलब हम कुछ सेक्सुअल डिज़ायर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट हम कर नहीं पाते, इसलिए वो जो डिज़ायर्स होती हैं, वो जो इच्छाएं होती हैं, वो रिप्रेस्ड हो जाती हैं, वो दब जाती हैं। पीपल कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल टू फाइंड आइदर सम सोशली एक्सेप्टेबल वेज टू एक्सप्रेस अनकॉन्शियस इम्पल्सेस और टू कीप दोज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस्ड। दो चीज़ें हो सकती हैं, आपके अंदर की जो लैंगिक इच्छाएं या जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, पहली बात तो वो आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आपकी अनकॉन्शियस में चली जाती हैं और वो रिप्रेस्ड हैं, मतलब आपने उनको दबा दिया है तो वो अनकॉन्शियस में चली गई। अब आप कोशिश करते हो, हम हमेशा से स्ट्रगल करते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि हम कैसे इन इमोशंस को बाहर लेकर आए। तो या तो आप कोई तरीका ढूंढोगे कि ये करने का एक तरीका है कि हम समाज के हिसाब से चले, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन समाज जिस तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा हम उस तरह से इस चीज़ को बाहर ले आएंगे, टू एक्सप्रेस अनकॉन्शियस इम्पल्सेस, सो दैट हम अपनी अनकॉन्शियस इम्पल्सेस को बाहर लेकर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके अंदर कोई सेक्सुअल डिज़ायर है, तो इसको बाहर कैसे लेकर आओगे, आप सोशली एक्सेप्टेबल तरीकों का इस्तेमाल कर लो। या तो इंसान ये करेगा कि सोशली एक्सेप्टेबल तरीकों का इस्तेमाल करेगा, अच्छी सी जॉब लेगा, शादी करेगा, उसके बाद जो भी अपनी डिज़ायर्स हैं वो पूरी करेगा, यही हो सकता है, यही सोशली एक्सेप्टेबल है हमारे समाज में। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इन अनकॉन्शियस इम्पल्सेस को दबा देते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं करते। कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो समाज में एक्सेप्टेबल तरीका ढूंढते हैं, और दोज इम्पल्सेस मतलब टू, और या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो इन इम्पल्सेस को दबा देते हैं, एक्सप्रेस्ड ही नहीं करते। तो यही थे आपके क्या लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कितने तरह के कॉन्शियस लेवल होते हैं। तो पहला होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस, जिसमें हम जगे होते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे एक्शंस हैं, हमें पता होता है। प्री कॉन्शियस में भी हमें पता होता है अगर हम इसे क्लोजली देखें, अगर हम इसे समझ के देखें, लेकिन अनकॉन्शियस का हमें बिल्कुल ही पता नहीं होता।
हमारे अनकॉन्शियस में वो सारी इच्छाएं होती हैं, वो सारी आइडियाज़ होते हैं जो हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो वो उसके अंदर दब के रिप्रेस्ड होकर के रह जाती हैं। और रिप्रेशन या रिप्रेस्ड वर्ड बार बार यूज़ होता है क्वेश्चंस के अंदर, राइट। तो इस वर्ड को याद रखना है। रिप्रेस्ड फीलिंग्स का मतलब है जो फीलिंग्स आपने दबा दी हो, आपको लगा हो कि ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपने उसको दबा दिया हो। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड का ना इसी सेक्सुअल डिज़ायर को लेकर के वो रहता है, क्रिटिसिज्म होता है कि आपने सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर ही बल दे दिया बहुत ज़्यादा, आपने इसी पे फोर्स लगा दिया, जो कि गलत है। अब बच्चों के लिए भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो तो गलत होगा ना। यानी कि हम लोगों का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे अनकॉन्शियस से ड्रिवन होता है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं, हमारी जो भी पर्सनैलिटी है वो हमारे अनकॉन्शियस से रिलेटेड होती है, जो हम एक्सप्रेस नहीं करते ओपनली, जो हम दबा देते हैं। तो या तो लोग सोशली एक्सेप्टेबल तरीका अपनाएं या तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या तो वो कभी कभी एक्सप्रेस करते ही नहीं हैं। तो ये था द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, साइकोडायनामिक अप्रोच क्या होती है, जो किसके ऊपर फोकस करती है, आपकी पर्सनालिटी समझ में आती है। मेंटल इलनेस को पढ़ते दौरान उन्होंने ये अप्रोच निकाली थी, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट या एक फिजिशियन थे। फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं। फ्री एसोसिएशन मतलब बात करना, अपने आइडियाज़ वगैरह को बताना। एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें पहला लेवल होता है कॉन्शियस, फिर प्री कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। अब इसको हम एक आइसबर्ग थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश करें। सो आइसबर्ग थ्योरी वो पढ़नी है। उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो मतलब एक जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें कॉन्शियस होता है, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये 3 लेवल्स होते हैं। और इसके अलावा हम हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली ना कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर होती है, उसी से हमारा बिहेवियर जो है वो आगे बनता है। अब यहाँ लिखा है अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इन एबनॉर्मल बिहेवियर। अब होता क्या है कि हम हमारे अनकॉन्शियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हमारे अनकॉन्शियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे या तो हम सोशली एक्सेप्टेबल तरीका इस्तेमाल करें या तो फिर हम एक्सप्रेस ही ना करें। तो हमारे दिमाग में, हमारे मेंटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकते हैं। और ये एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में भी हमें किसने बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने, क्योंकि वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब डायग्नोस करते हैं ना बीमारियों को, इसलिए। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी का पर्सनालिटी जानना है या अगर उसका एबनॉर्मल बिहेवियर जानना है, एक तो पहली बात तो ये है कि आप उससे बातचीत करो, फ्री एसोसिएशन करो। साथ में ये आप एनालाइज करो फॉरगेटिंग, क्या भूल रहा है। एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग, क्या भूल रहा है। मिस प्रोनाउंसिएशंस भी होती हैं बातें करते करते, आप उसको भी देखोगे कि इंसान जैसे कोई चीज़ अगर भूल गया है या फिर कुछ बताने में वो मिस प्रोनाउंसिएशन कर रहा है या फिर उसका टंग स्लिप हो गया है, या जोक्स के माध्यम से या उसके ड्रीम से आप एनालिसिस करने की कोशिश करो कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये क्या मिलेगा, तो इट विल प्रोवाइड अस विद अ मीन्स टू अप्रोच द अनकॉन्शियस। अगर आप वो क्या चीज़ भूल रहा है, वो किस चीज़ का नाम उसने मिस प्रोनाउंस किया है, कैसे उसके जोक्स हैं, अगर उसे जोक्स सुनाया जा रहा है या उससे सुना जा रहा है तो वो किस तरह के जोक्स में इंटरेस्ट लेके हंस रहा है, क्या उसके ड्रीम्स उसको कैसे आ रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ों का आप एनालिसिस करोगे तो आप उसके अनकॉन्शियस लेवल तक पहुंच पाओगे। फ्रॉइड डेवलप अ थेराप्यूटिक प्रोसीजर। तो फ्रॉइड ने एक थेरेपी सेशन या थेरेपी प्रोसीजर को भी इजाद किया या इन्वेंट किया, जिसको हम साइको एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हमारी साइकी का एनालिसिस किया जाता है, हमारा बिहेवियर वगैरह का एनालिसिस किया जाता है। सो अब जैसे यहाँ पे लिखा है, द बेसिक गोल ऑफ साइको एनालिटिक थेरेपी इज़ टू ब्रिंग द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटीरियल। यानी कि ये जो थेरेपी या थेरेपेटिक प्रोसीजर जो फ्रॉइड ने शुरू किया, जिसको हम कहते हैं साइको एनालिटिक थेरेपी। अब ये जो साइको एनालिटिक थेरेपी है इसमें क्या होता है, तो इस थेरेपी का बेसिक गोल क्या है, टू ब्रिंग रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटीरियल। जो चीज़ें आपने दबा दी थी, है ना, जो मतलब कोई भी आपका इमोशन, कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट है, कोई भी आइडिया है जो आपने कभी दबा दिया हो और वो अनकॉन्शियस के अंदर आपके स्टोर हो गया हो। रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटीरियल्स, उसको कॉन्शियसनेस तक लेकर आना, उसको बाहर लेकर आना, देयर बाय हेल्पिंग पीपल टू लिव इन अ मोर सेल्फ अवेयर एंड इंटीग्रेटेड मैनर। तो जो इंसान है वो ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाएगा और अच्छे से जिएगा इंटीग्रेटेड मैनर में।
पर ये कब होगा, ये तब होगा जब आप उसके अनकॉन्शियस के जो भी मटेरियल्स हैं आप उसको बाहर लेकर आओगे, उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप बाहर की तरफ लेकर आओगे, ये तब होगा। और ये कब होगा, जब आप अ, उसको उसको एनालिसिस करोगे, मिस प्रोनाउंसिएशन को, उसके ड्रीम का एनालिसिस करोगे, राइट। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स करके इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो उसकी भी इन्होंने बात करी कि ड्रीम एनालिसिस कर सकते हैं, मिस प्रोनाउंसिएशन को समझ सकते हैं, फ्री एसोसिएशन इनकी बातचीत कर सकते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब यहाँ लिखा है कि जो सिगमंड फ्रॉइड है, पहली बात तो वो साइकोडायनामिक अप्रोच से रिलेटेड है, जिसे कहते हैं मनोगतिशीलता का सिद्धांत, हिंदी में आप देख लेना। और साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद, एंड साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब जो मनोलैंगिक विकास है उसकी बात करता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ना थ्योरी भी दी थी, थ्योरी ऑफ आइसबर्ग, जिसको यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ा सा डिफाइन भी किया हुआ है, इधर इधर लिखा भी हुआ है यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो वो भी पढ़ेंगे। बट थ्योरी ऑफ आइसबर्ग क्या है कि हमें जो इंसान है ना उसका इतना प्रतिशत हिस्सा दिखाई देता है। कहने का मतलब है जो ओवरऑल इंसान है आपको उसका बस 10% हिस्सा दिखाई देता है, बाकी 90% उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये हमें पता ही नहीं चलता। सो द थ्योरी ऑफ आइसबर्ग इज कॉन्शियस इज 10%। हम अपने बारे में भी और सामने वाला को जो दिखाई दे रहा है वो 10% कॉन्शियस होते हैं, और 90% हम वो होते हैं जो किसी को पता नहीं चलता। यानी कि जैसे बर्फ़ की चट्टान है, वो आधी ऊपर दिखाई देती है, आधी पानी के नीचे दिखाई देती है। तो आधी जो ऊपर दिखाई दे रही है वो एक्चुअल इंसान है, वो आप उसका फिजिक देख सकते हो, आप उसको देख सकते हो, मतलब उसके कपड़े, ड्रेसिंग सेंस वगैरह आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। लेकिन वो इंसान इन पर्सन कैसा है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो 90% पार्ट उसका पानी के अंदर है। मतलब इंसान का पानी के अंदर पार्ट नहीं है ये नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब इतना परसेंट पार्ट हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ नहीं आता उसके बारे में। इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट, ये उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, आपको पता है, एंड रिलेटेड टू अनकॉन्शियस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं अनकॉन्शियस से रिलेटेड है। वो बात करते हैं कि बातचीत करो, फ्री एसोसिएशन करो। तो ये आइसबर्ग थ्योरी थी। अब यहाँ से समझते हैं व्हाट यू सी, आप क्या देखते हो, आप उस इंसान का वर्ड देखते हो, जैसे वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसी टोनालिटी यानी कि कैसे टोन में बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, जेस्चर्स कैसा है। लेकिन व्हाट इज़ द डीप स्ट्रक्चर अंडरनीथ, लेकिन हम क्या नहीं देख पाते कि उसके बिलीव्स कैसे हैं, किस चीज़ में विश्वास है, उसके कौन से वैल्यूज़ हैं, किन चीज़ों को उसने वैल्यू दी है, क्या बायसेस हैं, प्रिजुडिसेस हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं। प्रिजुडिसेस मतलब बायस का मतलब होता है ना कि ऐसा तो नहीं कि वो बायस्ड इन नेचर है, यानी कि वो जैसे कि मान लो वो रेसिस्ट हो या कुछ ऐसा हो। प्रिजुडिसेस का मतलब है कि पुरानी अवधारणाओं को लेके चलने वाला हो। एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, क्या उसको कोई डर है, क्योंकि ऐसा तो कोई आपको नहीं बताएगा ना, किसी को देखने से तो नहीं लगेगा कि इसको इस चीज़ का भय है या इस चीज़ का डर है। तो उसके क्या डर हैं, क्या उसके ड्रीम्स हैं, क्या उसके अंदर फीलिंग्स हैं, क्या उसमें इमोशंस हैं, वो तो हमें पता ही नहीं चलते, क्योंकि वो 90% पार्ट इंसान हमें शो ही नहीं करता जो उसकी असली पर्सनालिटी है। सो what is Freud's iceberg theory? According to Freud 1915, the unconscious mind is the primary source of human behavior, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे अनकॉन्शियस से ड्रिवन होती है। लाइक एन आइसबर्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइंड इज द पार्ट यू कैन नॉट सी, मतलब ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आप देख ही नहीं सकते, है ना। वो वही आइसबर्ग है, मतलब 90% पार्ट पानी के अंदर है। आर फीलिंग्स, हमारे मोटिव्स, हमारी इच्छाएं, फीलिंग्स, डिसीजंस आर एक्चुअली पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय आर पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्टोर्ड इन अनकॉन्शियस। तो हमारे अनकॉन्शियस में कुछ चीज़ें स्टोर हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जिसके वजह से हम आज जो डिसीजन ले रहे हैं ना वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए ले रहे हैं, या फिर हमारे अनकॉन्शियस में जो इच्छाएं हैं उसको फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं, या उसी से ड्रिवन है, ये कह सकते हो। और अनकॉन्शियस के अंदर वो सारी इच्छाएं होती हैं जो हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए अभी तक, और हम या तो तरीका ढूंढते हैं कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे सोशली एक्सेप्टेबल तरीका ढूंढें, या फिर हम उसको कभी सामने ही नहीं आने देते, जिसकी वजह से हमें एबनॉर्मल बिहेवियर हम करने लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये आइसबर्ग का थ्योरी था जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब
अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, एक बार हम पढ़ते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि फ्रॉइड का ये आइसबर्ग थ्योरी है और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि आप 10% ही जो इंसान है उसको देख पाते हो, या हम भी खुद अपने आप को 10% जान पाते हैं, बाकी जो है वो हमारे सारे अनकॉन्शियस के अंदर होता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर कैसे है, तो यहाँ पर है कि हमने क्या बात की थी कि जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो पर्सनालिटी की मेनली बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स थ्योरी द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी आर 3। मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला है इड, उसके बाद है ईगो, उसके बाद आता है सुपर ईगो। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स थ्योरी जो प्राइमरी एलिमेंट है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है पर्सनालिटी का, वो 3 है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। दे रिसाइड इन द अनकॉन्शियस। ये जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो है ये आपके अनकॉन्शियस के अंदर रहते हैं एंड दे कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द वेज पीपल बिहेव। लेट अस रिमाइंड दैट एक चीज़ एक और जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, ये कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है ये, बट ये आपके अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं। सो हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हमने अभी तक ये देखा कि साइकोडायनामिक अप्रोच के अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने आपका, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन दोनों थे, इन्होंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान ये साइकोडायनामिक अप्रोच बनाई थी जिसमें वो हिप्नोसिस करके लोगों के अंदर जो उनके अनकॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको निकालने की कोशिश करी कि इनकी क्या सोच है, वो क्या कैसा सोचते हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी, ताकि उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको समझा जा सके या फिर उनका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उनको समझा जा सके। तो उन्होंने बताया कि हमारे 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तुम्हारे अनकॉन्शियस के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, वो सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे विशेज़, वो सारी आइडियाज़ जो हम रिप्रेस कर लेते हैं। तो ये सब आप कैसे निकलवा सकते हो, ये सब आपको कैसे पता चल सकता है, जब आप उससे बात करोगे, फ्री एसोसिएशन में उससे बात करोगे, जब आप मतलब उसको, मतलब एक थेराप्यूटिक प्रोसीजर है दैट इज़ साइको एनालिसिस। जब हम जोक्स क्रैक करेंगे, वो हंसेगा, किन चीज़ों पे हंस रहा है, कैसी ड्रीम्स आ रही हैं, मिस प्रोनाउंसिएशन किन वर्ड्स का हो रहा है, फ्री एसोसिएशन बातचीत करेंगे, तब जाके हम उसको भी अवेयर कर पाएंगे और हमें भी पता चल पाएगा कि उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी कैसी है। और फिर हमने सिगमंड फ्रॉइड का क्या देखा, जो आइसबर्ग थ्योरी हमने वो देखा। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की, जो हमारी पर्सनालिटी है। अब हम सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं कि हमारी जो अनकॉन्शियस है उसमें 3 फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर या ऑर्गन नहीं है, ये कोई ऑर्गन नहीं है, राइट। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। जैसे इड क्या है, तो एक तो पहली चीज़ सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी उन्होंने बताया कि हमारी पर्सनालिटी में 3 चीज़ें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, और वो हमारे अनकॉन्शियस में रहती हैं। उसी से हम जो बिहेव करते हैं उसी से कर पाते हैं। तो पहला है इड। अब देखो इड क्या है, इड को हम समझेंगे कि ये ना एक बच्चा है। इड एक बच्चा है जो कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड कर देता है। सो इड क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ पर्सनस इन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। मतलब इंस्टिंक्ट, मतलब हमें अभी ये चीज़ चाहिए तो हमें चाहिए, हमें अभी चॉकलेट खानी है तो अभी खानी है, हमें अभी भूख लग रही है तो हमें अभी ही भूख लग रही है। तो ये इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है जो किसी पर्सन को कहते हैं कि आप ये करो, अभी करो, चाहे कैसे भी करो, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कि टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है चाहे मेरा कल पेपर छूट जाए, ठीक है। तो ये इड है, ये बेकार चीज़ों की डिमांड करता है, मतलब बेकार इन द सेंस कि ये ऐसी चीज़ों की डिमांड करता है जो सही नहीं भी होंगी तो भी आप करोगे। मतलब ये कभी भी कुछ भी डिमांड करता है। इट डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इसे इमीडिएट प्लेजर चाहिए, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, एकदम हमारी नीड पूरी होनी चाहिए चाहे कैसी भी डिमांड करिए, ठीक है। आपको वॉच पसंद आ रही है दूसरे इंसान की, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको दूसरे इंसान की वॉच पसंद आ रही है, आप वो खरीद नहीं सकते बट आपको वो चाहिए। तो आपने क्या किया, आपको वो चाहिए तो इड ने डिमांड करी कि मुझे वो वॉच चाहिए जो उस इंसान ने पहनी हुई है। अब इड ये नहीं देखता कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो ये चीज़ समझता ही नहीं है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है लेकिन कुछ टाइम बाद जब आ जाएंगे तो वो खरीद लेगा, उसको बस चाहिए से मतलब है। तो अगर उसको चोरी भी करनी पड़ जाए तो इड वो भी करने को तैयार है। मतलब इड इन द सेंस कि वो उसके लिए भी रेडी है कि चाहे जैसे भी मिले, चोरी करना पड़े,
कुछ किसी को मारना पड़े, कैसे भी मिले पर मिल जाए। सो इट इज़ द सोर्स ऑफ पर्सन इंस्टिंक्चुअल नीड। इसमें हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, चाहे वो हमारी प्रिमिटिव नीड्स हो, सेक्सुअल डिज़ायर हो, एग्रेसिव और इम्पल्सिव होते कि अभी चाहिए। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, हमेशा प्लेजर को सीख करने की कोशिश करता है, प्लेजर को लेने की कोशिश करता है। विच एज्यूम दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन, कि हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, हमें बस प्लेजर चाहिए। फ्रॉइड कंसीडर्ड मच ऑफ अ पर्सनस इंस्टिंक्चुअल एनर्जी टू बी सेक्शुअल। और यही चीज़ की, इसी चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि फ्रॉइड ने हमेशा से ये कह दिया कि हमारी जो नीड होती है वो बस सेक्शुअल होती है। ठीक है, फ्रॉइड कंसीडर मच ऑफ अ पर्सन इंस्टिंक्चुअल नीड टू बी सेक्शुअल एंड रेस्ट एज एग्रेसिव। और इड मतलब या तो एग्रेसिव होती है या तो सेक्शुअल होती है, दैट्स इट। इड डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज़, मतलब चोरी भी करनी पड़े तो भी सही है। वो मॉरल वैल्यूज़ की केयर नहीं करता, जो हमारा इड होता है वो मॉरल वैल्यूज़ की केयर नहीं करता, समाज के बारे में नहीं सोचता, बस कर देता है। या किसी दूसरे इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचता, बस कर देता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि एक रेपिस्ट है अगर, तो वो अगर रेप कर रहा है तो उसका इड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इमोरल चीज़ है लेकिन वो कर रहा है। तो इट डज़ नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज़, ये मॉरल वैल्यूज़ की केयर नहीं करता कि समाज में उसे कैसे नज़रों से देखा जाएगा, कैसी नज़रों से नहीं, वो बस करता है क्योंकि उसको बस क्या चाहिए, प्लेजर सीकर है। वो बस प्लेजर सीकर है, वो कुछ नहीं देखता, उसको मॉरल वैल्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट पर भी हम लोग आएंगे अभी। ये देयर इज़ एन एनर्जी कॉल्ड लिबिडो, एक सेक्सुअल अर्ज है। इड इसी का ही पार्ट होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। बट हमारी पर्सनालिटी में 3 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ इड। इड बड़ा ही एक तरह से शैतान टाइप बच्चा है, और वो कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, वो कुछ नहीं देखता, मतलब कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं, कुछ नहीं है, मतलब अभी चाहिए तो अभी चाहिए। उसके बाद है ईगो, फिर आती है ईगो। अब इसमें लिखा है इट ग्रोज आउट ऑफ इड। तो देखो ये इड से निकली हुई होती है, कहने का मतलब है कि इड को जो चाहिए उसे ला कर देती है, लेकिन ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। ऐसा नहीं कि इड ने जिस भी चीज़ की डिमांड करी तो ला के दे दिया। इट ग्रोज आउट ऑफ इड एंड सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्चुअल नीड। इंडिविजुअल की इंस्टिंक्चुअल नीड का मतलब है इड ने, एक इंसान के इड ने जो चीज़ की डिमांड की है वो उसे पूरा करती है इन अकॉर्डेंस विद, लेकिन रियलिटी को समझ के, रियलिटी को ध्यान में रख के। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको वॉच चाहिए, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको वॉच चाहिए, तो अब ये इड ने तो बोला कि मुझे वॉच चाहिए, चाहे जैसे भी मिल जाए, चोरी करनी पड़े, उसको मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे ये वॉच चाहिए। ईगो कहता है कि ये नहीं किया जा सकता, जैसे चोरी चकारी जो है वो नहीं की जा सकती, वो रियलिटी के ऊपर फोकस करता है। या फिर मान लो कि उसे नॉर्मल एक वॉच चाहिए, तो वो ईगो रियलिटी पे बात करता है कि अभी नहीं, अभी पैसे नहीं हैं, रियलिटी को देखता है ईगो कि अभी पैसे नहीं हैं, हम नहीं खरीद सकते। इट वर्क्स बाय रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी को ध्यान में रख के चलता है। एंड ऑफन डायरेक्ट द इड टूवर्ड्स मोर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग, और इड को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि अप्रोप्रिएट तरीके से काम कर सके। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इड है बॉय का, यानी कि एक बच्चा है, एक लड़का है, उसका इड कहता है कि उसे आइसक्रीम कोन चाहिए। हु वॉन्ट्स एन आइसक्रीम कोन, उसे आइसक्रीम खानी है, उसे कोन चाहिए। टेल्स हिम, मतलब उसका इड, क्योंकि इड कैसा है, इड तो बेवकूफ़ है। इड बेवकूफ़ है इन द सेंस कि इड को तो कुछ आता पता नहीं है, उसको तो बस चाहिए से मतलब है। तो इड कहता है, टेल्स हिम टू ग्रैब द कोन, उसका इड कहता है चाहे कैसे भी मिले, एक काम करो तुम कोन को ले लो, ग्रैब कर लो और खाने लग जाओ। टेल्स हिम टू ग्रैब द कोन एंड ईट इट। लेकिन उसकी ईगो क्या कहती है, हिज ईगो टेल्स हिम दैट इफ़ ही ग्रैब्स द कोन, अगर उसने बिना पूछे कोन को ग्रैब किया, सो हो सकता है उसे पनिशमेंट मिल जाए। यानी कि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर तुमने वॉच चुराई, उसको पता चल गया तो तुम जेल में जाओगे या फिर तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। सो ईगो वर्क्स विद द, या वर्क्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। और इड जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल वो कुछ नहीं समझता, वो बस इंस्टिंक्चुअल नीड है, उसे बस पूरा करना है काम, चाहे कैसे भी हो, वो मोरालिटी पे फोकस नहीं करता। सो वही चीज़ है कि वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। द बॉय नोज दैट द बेस्ट वे टू अचीव ग्रेटिफिकेशन इज टू आस्क फॉर परमिशन टू ईट द कोन। तो रियलिटी, उसका ईगो क्या कहता है, उसका ईगो कहता है कि तुम ऐसे कोन ग्रैब मत करो, है ना, ऐसे कोन ग्रैब मत करो, तुम पूछ लो एक बार, तुम उस चीज़ के लिए पूछ लो उससे। सो द बॉय नोज दैट द बेस्ट वे टू अचीव ग्रेटिफिकेशन इज टू आस्क परमिशन, मतलब परमिशन ले लो कोन खाने के लिए।
दस वाइल द इड इज डिमांडिंग, जबकि इड जो है वो बड़ा डिमांडिंग है, अनरियलिस्टिक है, वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल, हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब कि उसको बस प्लेजर चाहिए। ईगो पेशेंट है, पेशेंस रखता है। रीजनेबल है, मतलब हमेशा किसके ऊपर फोकस करता है, रीजनेबल है, एंड किसके ऊपर फोकस करता है, रियलिटी के ऊपर, एंड वर्क्स बाय रियलिटी प्रिंसिपल। अब बात करते हैं सुपर ईगो, जो इनसे भी बड़ी चीज़ है। इड हमेशा डिमांड करता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है। सुपर ईगो तो बिल्कुल ही मॉरली चीज़ों को देखता है कि जो चीज़ मॉरली करेक्ट है वही होनी चाहिए। सुपर ईगो, द बेस्ट वे टू कैरेक्टराइज द सुपर ईगो इज टू थिंक ऑफ इट एज द मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। ये बिल्कुल ही मॉरलिटी के ऊपर बेस्ड है, मतलब बिल्कुल ही ये डंडा लेके खड़ा हो जाता है, ठीक है। द सुपर ईगो टेल्स द इड एंड ईगो वेदर ग्रेटिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इज एथिकल। सुपर ईगो बताता है कि इड और ईगो जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, एथिकल है, करने लायक है या नहीं है। इट हेल्प्स कंट्रोल द इड, ये इड को कंट्रोल करता है बाय इंटरनलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी। ये बिल्कुल पिताजी के समान है, मतलब माता पिता के समान है। जैसे माता पिता जी ध्यान रखते हैं वैसे ये भी ध्यान रखता है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो ये सुपर ईगो है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, अब एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमें सोशलाइजेशन करना होता है, पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये हमारे सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। अगर हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं, है ना, परवरिश के दौरान, सोशलाइजेशन के दौरान अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं, तो उनका सुपर ईगो बड़ा स्ट्रांग होगा, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉय सीज एंड वॉन्ट्स एन आइसक्रीम, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था कि बच्चे ने आइसक्रीम को देखा, उसको खाना था, एंड आस्क्स हिज मदर फॉर इट, अगर वो अपनी मम्मी से पूछे कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, हिज सुपर ईगो विल इंडिकेट दैट हिज बिहेवियर इज मॉरली करेक्ट। तो आप सीधा सीधा आपने आइसक्रीम देखी, उसे ग्रैब कर लिया, ये गलत है, उसे खा लिया, ये गलत है। आप परमिशन को सीख कर लो, आप परमिशन ले लो मम्मी पापा से कि मैं ये खा सकता हूँ या नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो मतलब वो मॉरली करेक्ट है, और उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छा है, मॉरली करेक्ट है। दिस अप्रोच टूवर्ड्स ऑब्टेनिंग द आइसक्रीम विल नॉट क्रिएट गिल्ट, फियर एंड एनजाइटी इन द बॉय। मतलब अब अगर पूछ के खाएगा तो पनिशमेंट का कोई डर तो होगा नहीं। अगर जैसे मान लो कि वही वॉच वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आपको वो वॉच पसंद आ गई, तो आपने अपने फ्रेंड से बोला कि क्या इसको मैं एक दो दिन के लिए बोरो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप परमिशन ले लो। तो आप अगर चुरा लोगे तो फियर रहेगी, एनजाइटी रहेगी, गिल्ट रहेगा, तो गिल्ट नहीं रहना चाहिए, तो आप पूछ के ले लो। तो वही चीज़ है, सुपर ईगो ये करता है। तो ये तीनों चीज़ें ना हर एक की पर्सनालिटी में होती हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये तीनों चीज़ें ही हैं सबकी पर्सनालिटी में, और सुपर ईगो भी है, तो लोग गलत काम क्यों करते हैं, उसका भी एक रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि किसी में ये ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी होती है। सो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा है, दस in terms of individual functioning, Freud thought of the unconscious as being composed of three competing forces, कि जो हमारा अनकॉन्शियस है वो थ्री कंपीटिंग फोर्सेस से बना हुआ है। इन सम पीपल इड इज स्ट्रोंगर देन द सुपर ईगो, कुछ में इड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सुपर ईगो यानी कि मोरालिटी पे फोकस नहीं करता, वो बस चीज़ों को ले लेता है। और बाकियों में सुपर ईगो स्ट्रॉन्ग है, और सुपर ईगो किसी में स्ट्रॉन्ग है तो वो गलत काम नहीं करेंगे कोई भी। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इड ईगो सुपर ईगो डिटरमाइंस ईच पर्सन स्टेबिलिटी। तो ये जो इड ईगो एंड सुपर ईगो का जो मिक्सचर है, जो भी है, ये पर्सन की स्टेबिलिटी, पर्सनालिटी बताता है। फ्रॉइड ऑल्सो एज्यूम दैट इड इज एनर्जाइज बाय टू इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस, इड जो है वो दो इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस से बना है, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। इसको हम समझेंगे। लाइफ इंस्टिंक्ट का मतलब होता है, इसे हम कहते हैं इरोस, और एक होता है थानेटॉस, थानेटॉस। तो जैसे हमने एवेंजर्स में देखा था ना, पहली बात तो एवेंजर का मतलब क्या होता है, एक होता है रिवेंज, एक होता है रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन एवेंजर का मतलब होता है किसी के बिहाफ पे बदला लेना। तो जैसे बहुत सारे वो होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विलन्स होते हैं, तो वो कुछ गलत करते हैं, मतलब वही संसार को तबाह करने की टाइप कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो लोग तो बदला नहीं ले सकते उन विलन से, लड़ नहीं सकते, तो उनके बिहाफ पर ये एवेंजर्स आते हैं जो लड़ते हैं लोगों के बिहाफ पे। तो रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन अवेंज का मतलब होता है क्या, किसी के बिहाफ पे बदला लेना, इसलिए इसका नाम एवेंजर पड़ेगा। और उसमें एक होता है एरोस, एरोस का मतलब ये जो लाइफ इंस्टिंक्ट है ना, इसको एरोस कहते हैं, कि जिसमें हम लाइफ जीते हैं, इसको हम इरोस से कह देते हैं। सो जो आपका लाइफ इंस्टिंक्ट होता है ना, उसे एरोस कहा जाता है। तो
फ्रॉइड ने बताया कि जो इड होता है वो दो तरीके से चलता है, उसमें दो इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस होती है, एक जीवन जीने की इच्छा जिसे हम लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं, और इसी लाइफ इंस्टिंक्ट को एरोस कहा जाता है, एरोस, ठीक है। और वैसे डेथ इंस्टिंक्ट होती है जिसे हम थैनाटॉस कहते हैं। तो थैनाटॉस भी कहीं ना कहीं थैनोस से निकला है ना, मतलब सॉरी, थैनाटॉस वर्ड जो है मतलब जो थैनोस वर्ड है वो यहीं से निकला होगा, क्योंकि थैनोस क्या है, वो मारने की कोशिश करता है, वो डेथ इंस्टिंक्ट है। तो थैनोस जैसे डेथ इंस्टिंक्ट है, या वो मारता है सबको, वो ही जो ऐसे मतलब सबको मारने की टाइप की कोशिश करता है एंड ऑल, ये सब है, तो वो डेथ इंस्टिंक्ट है। तो वैसे ही फ्रॉइड ने भी थैनाटॉस को डेथ इंस्टिंक्ट बताया है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा है, ही पेड लेस अटेंशन टू द डेथ इंस्टिंक्ट, उसने डेथ इंस्टिंक्ट पर लेस अटेंशन फोकस किया, मतलब थैनाटॉस पे कम ध्यान दिया, एंड फोकस्ड मोर ऑफ लाइफ इंस्टिंक्ट, जबकि उसने लाइफ इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि वही कि मतलब हमें जीवन जीना है और जीवन जीने के लिए फिर कुछ भी करें। द इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स द एनर्जाइज द इड इज कॉल्ड लिबिडो, यानी कि जो इड चलता है ना, जो इड काम करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके पीछे एक एनर्जी होती है जिसे लिबिडो कहते हैं। तो इड इज़ अ पार्ट ऑफ लिबिडो। इड किसका पार्ट है, लिबिडो का पार्ट है, यही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे थोड़े टाइम पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ एन एनर्जी कॉल्ड लिबिडो, एक लिबिडो एनर्जी होती है जो इड इज़ अ पार्ट ऑफ दैट लिबिडो, मतलब एक लिबिडो एनर्जी है जो आपको कहती है कि ये करो, क्योंकि वो क्या है, लिबिडो इज़ अ लाइफ इंस्टिंक्ट, ये लाइफ इंस्टिंक्ट है, जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए करो, तो ये लाइफ इंस्टिंक्ट है। और इड जो है वो इसी लाइफ इंस्टिंक्ट का पार्ट होता है, इड इसी का ही पार्ट है, और ये एक एनर्जी है जो उसे कुछ कहती है, स्टिमुलेट करती है कि तुम ये चीज़ करो, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, इड हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उसे क्या चाहिए, बस प्लेजर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, अब ये थोड़ा सा इसमें वो है, इसका ओवरऑल क्या क्या समझ में आया हमको अभी तक। वी हैव सम अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, कि हमारे अंदर कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर, विशेज़, आइडियाज़, थॉट्स होते हैं, और रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जो हम दबा लेते हैं। पर्सनालिटी डिराइव फ्रॉम दी थ्री सिस्टम, हमारी पर्सनालिटी में तीन चीज़ें होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जितना ज़्यादा होगा उतना खतरनाक होगा, क्योंकि फिर हम कुछ भी करेंगे, राइट, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेंगे। सुपर ईगो जिसमें ज़्यादा होगा तो वो कुछ भी गलत करने से पहले सोचेगा। इड अनकॉन्शियस है, हमेशा प्लेजर सीख करना चाहता है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, ये बाय बर्थ होती है। जैसे बच्चे को कभी भी जो है वो रो देगा दूध पीने के लिए, चाहे आप सिनेमा हॉल में गए हो, चाहे आप कहीं भी गए हो, देखा होगा कि सिनेमा हॉल के अंदर भी बच्चे जो है वो रोने लगते हैं, उनको कब किसी भी टाइम, आप मार्केट गए हो, आप कहीं भी गए हो, उसे दूध चाहिए तो फिर चाहिए। तो जो इड होता है वो बाय बर्थ होता है, कैसे भी लाओ पर लेकर आओ। ईगो पार्टली कॉन्शियस है, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, वो देखता है बच्चा कि अगर मुझे टॉय चाहिए और अगर अभी पैसे नहीं हैं या स्थिति अच्छी नहीं है तो वो समझेगा और डिमांड नहीं करेगा, उसका ईगो अगर ठीक ठाक है तो, अगर वो काम कर ले रहा है तो। और सुपर ईगो इज़ टोटली कॉन्शियस, ये तो बिल्कुल ही मॉरल एथिक्स चीज़ों के ऊपर लागू होता है। अब हमें पढ़ना है क्या, लेवल्स होते हैं कुछ, लेवल्स इन द सेंस के कुछ स्टेजेस होती हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई हैं, कुछ स्टेजेस, कि 5 स्टेजेस में बच्चा जो होता है वो ऐसे ऐसे बड़ा होता है। जैसे पहले ओरल स्टेज आती है, एनल स्टेज आती है, फैलिक स्टेज आती है, लेटेंसी, उसके बाद जेनिटल स्टेज आती है। तो वो चीज़, वो लेवल्स पढ़ेंगे अब। सो लर्नर्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।